अमन गुप्ता ने इतनी बड़ी कंपनी एक ऐसे मार्केट में कैसे बना दी जिसमें हद से ज़्यादा कंपटीशन था। और सोचो अगर आपको उन स्ट्रेटजीज का पता चल जाए जो कि बोट में यूज़ हुई थी, तो आप भी उन स्ट्रेटजीज को किसी भी मार्केट में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमन गुप्ता ने दो स्ट्रेटजीज का यूज़ किया था हीरेबल इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए, जिसमें से सेकंड स्ट्रेटजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आज बोट इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनता। बोट ने सिर्फ कुछ सालों के अंदर अंदर पूरी हियरेबल मार्केट का 36% मार्केट शेयर अचीव कर लिया। तो अगर आपको भी अपने अपने बिजनेस को तूफान की तरह आगे बढ़ाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्टिंग विद स्ट्रेटजी नंबर 1, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझ गए जैसे बोट ने समझा, तो आप किसी भी मार्केट में एक ऐसा गैप फाइंड कर सकते हो जो कि कोई और नहीं कर पा रहा, और गैप फाइंड करना ही तो पूरा खेल है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, जब एप्पल ने एयरपॉड्स लॉन्च किए थे, जिसके आते ही अचानक से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था वायरलेस ईयरफोन्स को। और उसी साल लॉन्च हुआ था जियो, जिसकी वजह से इंडिया में लोगों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया था और लोगों को अच्छे हियरेबल्स चाहिए थे। एंड एक और चीज़ हुई थी जो कि आपने नोटिस किया होगा कि एक एक करके सारे मोबाइल ब्रांड्स फ़ोन के साथ ईयरफोन्स देना बंद कर रहे थे, और जो दे भी रहे थे वो बहुत ही लो क्वालिटी के थे। और इन तीनों इंसिडेंट्स की वजह से इंडिया में हीरेबल का एक बहुत बड़ा मार्केट खुल गया, और देखते ही देखते इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स भर भर के एंटर हो गए। और कुछ सालों में इस मार्केट का प्राइसिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था: अल्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम, सब प्रीमियम, अफोर्डेबल। अल्ट्रा प्रीमियम में ब्रांड्स आते थे जैसे एप्पल, बॉस, जिनका प्राइस 15,000 से ऊपर शुरू होता था। प्रीमियम कैटेगरी में JBL ब्रांड है जिसका प्राइस 10 से 15,000 के बीच में है। सब प्रीमियम कैटेगरी में सेनहाइजर का, जिसका प्राइस होता था अराउंड 5 टू 10,000 के बीच। अफोर्डेबल कैटेगरी का प्राइस होता था 1 से 5,000 के बीच में, बट उस टाइम पर इस कैटेगरी में कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं था। मतलब प्रोडक्ट्स थे बट कोई अच्छे ब्रांड नहीं थे। जबकि अफोर्डेबल कैटेगरी में इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था, और इसी कैटेगरी को टारगेट किया बॉट ने, और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए 2 से 5,000 के बीच में। किसी भी बिजनेस में राइट प्राइसिंग स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप कोई गैप फाइंड कर पाते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोट के केस में लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे, बट वो सब प्रीमियम कैटेगरी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड अफोर्डेबल कैटेगरी में कोई स्टेबलाइज ब्रांड नहीं था जो कि उनकी एस्पिरेशन को ड्राइव करे। इसी सेम स्ट्रेटजी का यूज करके वन प्लस ने भी इतना बड़ा ब्रांड बनाया इंडिया में। वन प्लस ने सब प्रीमियम कैटेगरी के अंदर एंटर किया था जहां पर कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं था, और इस ऑडियंस को आईफोन, सैमसंग खरीदने थे, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट फिर उन्हें ऑप्शन मिला वन प्लस, जो कि उनकी प्राइस रेंज में आता था, प्लस सैमसंग जैसे फोन से भी अच्छे फीचर्स दे रहा था। तो ऑटोमेटिकली वन प्लस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिला, और एक टाइम पर वन प्लस ने सैमसंग और एप्पल को दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा फ़ोन बेचे थे। बोट के केस में भी प्राइसिंग और क्वालिटी अच्छी होने की वजह से कस्टमर का काफ़ी अट्रैक्शन मिला, और देखते ही देखते बोट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। सिर्फ प्राइसिंग सही रखने से भी कुछ नहीं होगा अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। आपका गोल होना चाहिए कि आपके ऊपर वाली कैटेगरी के लोगों को भी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आने लगे। ऐसा होने से वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और यही एक तरीका आज के टाइम पर कॉस्ट पर एक्विजिशन कम करने का। आपको सिंपली बस ऑनलाइन थोड़ी मार्केट रिसर्च करनी है, अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट प्राइस रेंज को ऑब्जर्व करना है, फिर अगर मार्केट में अगर कहीं पे प्राइसिंग का गैप हुआ तो आपको नजर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो समझ आ गई कि बॉट ने अपने प्राइस को अच्छे से पोजीशन किया और प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी बनाई, बट फिर भी ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, और बॉट अफोर्डेबल कैटेगरी में होने के बाद भी एक प्रीमियम ब्रांड जैसा फील देता है। और यही है बॉट की स्ट्रैटेजी नंबर 2, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। बॉट ने अपनी प्राइसिंग और क्वालिटीज तो अच्छी कर ली, लेकिन जो उन्होंने सबसे सही काम किया वो था सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट करना। सबसे पहले उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ कोलैब किया, जिससे उनके ब्रांड को काफी रीच मिली और परसीव वैल्यू बहुत बढ़ गई। यहाँ पर एक कस्टमर साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा लेसन है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो दो चीज़ों की वजह से करते हो: टेंजिबल वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू। टेंजिबल वैल्यू का मतलब होता है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा काम करता है, और बॉट के केस में सारा खेल इसका ही है, साउंड कितना अच्छा आता है। लेकिन एक्चुअल में किसका साउंड अच्छा है किसका बुरा है ये एक नॉर्मल आदमी नहीं बता सकता। तो साउंड तो लोगों के लिए हर ब्रांड का एक जैसा ही था, और जब भी टेंजिबल वैल्यू नहीं होती तब लोग ऑटोमेटिकली परसीव्ड वैल्यू के हिसाब से परचेज करना शुरू कर देते हैं। और बॉट का सेलिब्रिटीज के साथ रेगुलर कोलैबोरेशन की वजह से अफोर्डेबल कैटेगरी में सिर्फ बॉट ही था जिसकी परसीव्ड वैल्यू सबसे ज्यादा थी। और आप खुद सोचो, अगर आपके सामने रखे सभी प्रोडक्ट का प्राइस सेम है, बट एक प्रोडक्ट को आपने किसी सेलिब्रिटी के हाथ में देखा है, तो आप चाहो ना चाहो आपको उसी प्रोडक्ट पर ट्रस्ट आएगा, जबकि आपने वो कभी यूज भी नहीं किया है। बॉट ने स्टार्टिंग में हार्दिक पांड्या को लिया, बट आफ्टर सम टाइम वो समझ गए कि सिर्फ सेलिब्रिटी उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। फिर उन्होंने और सेलिब्रिटीज के साथ रेगुलर पार्टनरशिप शुरू कर दी, और बॉट हेडफोन्स को कुछ इस तरह दिखाया जैसे वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड है।
और इतने सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट करने के बाद भी बॉट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, विच इज रियली अमेजिंग।